नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। लेकिन सबसे पहले बात तेलंगाना के प्राइवेट टीचर्स की। ऑनलाइन क्लासेस के बावजूद बच्चों की तालीम के लिए मुतफक्किर वालिदैन की जानिब से होम ट्यूशन को तरजीह दी जा रही है। बाज़ बच्चों के लिए घर पर ट्यूटर की खिदमत हासिल की जा रही हैं, तो बाज़ माँ बाप बच्चों को ट्यूशन के लिए रवाना कर रहे हैं। अपने बच्चों को ट्यूशन के लिए भिजवाने वाले माँ बाप का कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस में उनके बच्चे बोर हो रहे हैं और वो ठीक से असबाक समझ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो पर्सनल टीचिंग को तरजीह दे रहे हैं। कोरोना की वजह से गुज़िश्ता साल 15 मार्च से स्कूल बंद कर दिए गए। ऐसे में सरकारी स्कूल के टीचर्स के लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन खानगी स्कूल से वाबस्ता बेशतर टीचर्स बेरोजगार हो चुके हैं। उनमें से कई टीचर्स बहालत मजबूरी कारोबार करने पर मजबूर हो चुके हैं। कुछ ठेला बंडी पर इडली दोशे फरोख्त कर रहे हैं, तो चंद ने चाय की बंडी खोल ली है और कुछ तरकारी फरोख्त कर रहे हैं, जबकि बाज़ असातिज़ा ट्यूशन पढ़ाते हुए अपना और अपने घर वालों का गुजर बसर कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से 9वीं और 10वीं जमात के लिए 1 फरवरी से क्लासेस शुरू करने का ऐलान किया गया है और उसके 2 हफ्तों बाद 6वीं और उससे आगे की क्लासेस के आगाज पर गौर किया जा रहा है। बावजूद इसके कि कई वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल रवाना करने के हक में नजर नहीं आते। ऐसे में वालिदैन को इम्तिहानात में अपने बच्चों की कामयाबी की फिक्र सताई जा रही है और यही वजह है कि वो अपने बच्चों को ट्यूशन दिलाने के लिए दिलचस्पी ले रहे हैं। रियासत भर में खानगी स्कूल से वाबस्ता 2 लाख से ज्यादा टीचर्स हैं। हैदराबाद और उसके अतराफ के इलाकों में 70,000 टीचर्स खानगी स्कूल्स में खिदमत अंजाम दिया करते थे। ऑनलाइन क्लासेस के आगाज के बाद सिर्फ कुछ टीचर्स को ही इसका मौका फराहम किया गया है, जबकि 90% से ज्यादा टीचर मुलाजिमत से महरूम हो चुके हैं। 9वीं और 10वीं जमात की क्लासेस के आगाज के ऐलान के बावजूद भी खानगी स्कूल इंतजामिया का कहना है कि वो मजीद 10% टीचर्स की खिदमत ले सकते हैं, क्योंकि ज्यादा टीचर्स की खिदमत के हुसूल से तनख्वाहों की अदायगी का मसला दरपेश होगा। प्राइवेट टीचर्स एसोसिएशन के अहदेदारों ने रियासती वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी से भी मुलाकात की थी और उनके मसाइल की यकसोई का मुतालबा किया था। ताहम उन्हें वजीर मौसूफ की जानिब से कोई वाज़ेह तयख़ुर नहीं मिल सका। मुलाजिमतों से महरूम होने वाले बाज़ खानगी टीचर्स घरों पर ही ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, जबकि बाज़ बच्चों को घर जाकर ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। घर पर आकर ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर्स की फीस ज़्यादा है, जबकि टीचर्स के घर जाकर ग्रुप के साथ तालीम हासिल करने वाले बच्चों से कम फीस वसूल की जा रही है। घर जाकर ट्यूशन पढ़ाने के लिए क्लासेस और सब्जेक्ट के हिसाब से फीस वसूल की जाती है, जबकि टीचर के घर जाकर ट्यूशन लेने वाले बच्चों से फीस 500 रुपये से 1000 रुपये वसूल किए जाने की इतलात है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिम्मेदारों का कहना है कि खानगी स्कूल में कम से कम 20 टीचर्स की खिदमत हासिल की जाती हैं और बच्चों की फीस से ही उनकी तनख्वाहें अदा की जाती हैं। आलमी वबा कोरोना की वजह से स्कूल्स बंद हैं और बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस का नज़म रखा गया है। उनके मुताबिक बच्चों के वालिदैन इस तरीके से मुतमईन नहीं है। ऐसे में बच्चों को ट्यूशन दिलवाने वाले माँ बाप की ट्यूशन फीस की वजह से बाज़ टीचर्स का गुजर बसर हो रहा है। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की मईशत पर असर पड़ा है। आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी की मामूलात पटरी पर आ रही हैं, लेकिन खानगी टीचर्स के मसाइल जो के तो हैं। स्कूल्स बंद होने के बाद से उनका रोजगार मुतासिर हुआ था और आज तक भी उनकी हालत संभल नहीं रही है। जब तक कि स्कूल्स पूरी तरह खुल नहीं जाते, आम जिंदगी पूरी तरह से बहाल नहीं हो जाती, टीचर्स के रोजगार का मसला हल होना मुमकिन नजर नहीं आता। इन हालात में बस यही कहा जा सकता है कि बच्चों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए दिन रात एक कर देने वाले खानगी स्कूल के टीचर्स का हाल परेशान कुन हालात से दोचार है और सबसे ज्यादा कोरोना के माशी असरात से खानगी शोबे में टीचर्स ही मुतासिर हुए हैं और आइंदा तालीमी साल तक उनके हालात बदलने के कोई आसार नजर नहीं आते। किसान तंजीमें दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने की तैयारी में जोर शोर से जुटे हुए हैं। पंजाब के जालंधर और पटियाला से कई हामी ट्रैक्टर लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं। किसान कायदीन का दावा है कि परेड में 1 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर शामिल होंगे। 23 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल भी करेंगे। दिल्ली पुलिस ने अभी तक ट्रैक्टर परेड की इजाजत नहीं दी है। टकराव के इम्कान को देखते हुए किसानों ने ट्रैक्टरों को फाइबर शीट से कवर किया है ताकि आंसू गैस और वाटर कैनन से बचा जा सके। बैरिकेड तोड़ने के लिए ट्रैक्टरों के अगले हिस्से को भारी लोहे से कवर किया गया ताकि ट्रैक्टरों को नुकसान न पहुंचे।
गुरदासपुर से आए किसान ने बताया कि मैं भारतीय किसान यूनियन राज्यवाल के संगठन से, उसकी तंजीम से जुड़ा हूं। मेरे साथ 500 ट्रैक्टर रवाना हुए हैं जो 26 जनवरी से पहले दिल्ली पहुंच जाएंगे। जराये के मुताबिक जलंधर, भटिंडा, अमृतसर और फिरोजपुर जैसे जिलों से पिछले कुछ दिनों में 5000 से ज्यादा ट्रैक्टर दिल्ली पहुंच चुके हैं। जलंधर के तलवंड से आए एक नौजवान किसान जसपाल सिंह बताते हैं कि उनके साथी करीब 50 से 55 ट्रैक्टर लेकर आए हैं। इसके लिए इन लोगों ने 30 फीट लंबी खास ट्रॉलियां तैयार करवाई। ऐसे ट्रॉलियों में 2 ट्रैक्टर लोड करके लाए गए हैं। एक ट्रैक्टर के साथ टो करके भी कई ट्रैक्टर लाए गए हैं। मकसद डीजल का खर्च बचाना है। एक ट्रैक्टर को पंजाब से दिल्ली आने में करीब 15 से 20 हजार रुपए का डीजल लगता है। ऐसा करने से एक ट्रैक्टर के डीजल के खर्च में 4-5 ट्रैक्टर आ जाते हैं। सिंगो बॉर्डर पर लोग पंजाब से ट्रैक्टरों के साथ साथ जेसीबी और फसल काटने वाली कंबाइन मशीन भी लेकर पहुंच रहे हैं ताकि किसानों के जमावड़े के चारों तरफ एक महफूज घेरा बनाया जा सके। ट्रकों से भी बड़ी तादाद में किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। ट्रकों की बॉडी को 2 हिस्सों में बांटकर उसे ही अपना रहने का ठिकाना बना लिया गया है ताकि बरसात और ठंड से बचा जा सके। किसान खाए सतनाम सिंह ने कहा कि हमें परेड की मंजूरी मिले या ना मिले, हम ट्रैक्टर परेड करेंगे। हमारे साथी पंजाब से हजारों की तादाद में ट्रैक्टर लेकर दिल्ली रवाना हो चुके हैं। हुकूमत जब तक तीनों ज़राई कानून रद्द नहीं करती तब तक वापस पंजाब नहीं जाएंगे। रोकेगा ट्रैक्टर मार्च को, यहाँ पे कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। ठीक है, ट्रैक्टर परेड निकलेगी, उसमें आज 2 बजे तक हमारे रूट तय हो जाएंगे और परेड निकलेगी। प्रशासन उसकी व्यवस्था करवावे। कोई भी दंगा होता है तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। ठीक है, हमारी तरफ से कुछ नहीं हो रहा। हम शांतिपूर्ण जाना चाहते हैं, अपना परेड निकालना चाहते हैं। हमको रास्ता दे देंगे, आज मिलेगी होगी, आज दे देंगे 2 बजे। हाँ, आ जाएगी परमिशन। बिना कागज के किसान दिल्ली नहीं जा सकता। बिना लिखत पढ़त के भी किसान दिल्ली जाएगा। अपना दे दा, जहां जहां जाना उनको रूट दे दे, परमिशन देंगे, कागजों पर परमिशन देंगे। ना, ये तो लंबा चलेगा आंदोलन। अभी 1-2 महीना और चलेगा। अब बातचीत टूट जाएगी। अब 15-20 दिन, 1 महीने बाद में फिर सरकार से बात कर लेंगे। अगर सरकार को जरूरत होगी, हमें तो जरूरत है नहीं। सरकार को जरूरत होगी तो बता देंगे। किसान तारीख देगा और कौन तारीख देगा? ये जांच का सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने 3 स्टेट की पुलिस को उसको दिया है। पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस। सारे अधिकारी वहां पर थे, उनको सबको सौंपा है। उसकी पूर्ण रूप से जांच हो जाए, क्योंकि ये लगता है कि हरियाणा पुलिस का वो नाम ले रहा है तो फिर दिल्ली पुलिस का भी नाम ले रहा है। तो आपस में जो भी उनको करना है, इसकी पूरी रिपोर्ट समाज के सामने और किसानों के सामने आनी चाहिए। हमने वो उनको सौंप दिया। वो बिहार के लोग थे। ये एक गैंग है इनका, जो बता, ये उत्तराखंड का रहने वाला है। सोनीपत में पिछले 10 साल से रहता है, 18 साल से। नहीं, उनने कहा कि हम किसानों के बीच में रहते और अंदर से ही हम फायरिंग करना था। कौन रोकेगा ट्रैक्टर मार्च को? दिल्ली की सरहदों पर ज़राई क़वानीन के खिलाफ जारी मुजाहिरे में किसानों ने एक मुश्तबा शख्स को पकड़ा और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों के सामने उसे पेश किया। किसानों ने इल्जाम लगाया कि मुश्तबा शख्स किसान तहरीक को बदनाम करने के मंसूबे पर काम कर रहा था और 26 जनवरी को लेकर हैरान करने वाली तैयारियां की गई थी, जिसमें न सिर्फ कुछ किसान कायदीन को गोली मारी जाती बल्कि किसान तहरीक को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया जाता। बताया जाता है कि मुजाहिरीन किसानों को इस नौजवान पर उस वक्त शक हुआ जब वो लड़की से छेड़छाड़ की अफवाह फैला रहा था। मुजाहिरे के मकाम पर जब यह अफवाह फैलनी शुरू हुई तो उसकी तफसील कुछ लोगों ने इस नौजवान से जाननी चाहिए। ज्यादा सवाल किए जाने पर नौजवान घबरा गया और फिर शक की बुनियाद पर मुजाहिरीन किसान ने उसे पकड़ लिया। जब सख्ती के साथ उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि 10 लोगों का एक गैंग है जो किसान तहरीक में शामिल हुआ है और वो उसी गैंग का एक रुकन है। नौजवान ने पूछताछ के दौरान तफसील बताते हुए कहा कि 10 लोगों के गैंग को किसान तहरीक में बदनामी फैलाने के लिए भेजा गया है और उन 10 लोगों में 2 लड़कियां भी शामिल हैं। नौजवान ने मजीद बताया कि वो आने वाले दिनों में किसान तहरीक को बदनाम करने वाले थे और इसके लिए उन्हें बाज़ाब्ता ट्रेनिंग दी गई थी। नौजवान का कहना है कि कुछ दिन में असलहे भी पहुंचने वाले थे, बल्कि 2 असलहे तो आ भी चुके हैं। किसान मुजाहिरीन ने जब नौजवान से पूछा कि वो कब मुजाहिरे के मुकाम पर पहुंचा तो उसने बताया कि 19 जनवरी को उसे भेजा गया था। वो मजीद कहता है कि उस गैंग का काम ये बताना था कि किसानों के पास असलहा है या नहीं।
जब हमने ये रिपोर्ट दी कि किसानों के पास असलहा नहीं है तो उससे कहा गया कि 26 तारीख को पहले हवाई फायरिंग होगी, इसके बाद 4 लोगों को गोली मारनी थी। ये 4 लोग कौन हैं जिन्हें गोली मारनी है, यह सवाल किया गया तो नौजवान ने कहा कि इस ताल्लुक से अभी नहीं कहा गया था। नौजवान ने यह जरूर बताया कि गैंग में शामिल सभी 10 लोगों को एक लैंडलाइन नंबर से फोन किया जाता था और जरूरी हिदायत दी जाती थी। ऐसे भरी थी यहाँ पे, ऐसे उन्होंने मुझे यहाँ पे मार भी रखा है, आंख पे भी है, उन्होंने मुझे थप्पड़ वप्पड़ भी मारे थे। फिर उन्होंने मुझे कहा अब तेरे को जैसे प्रेस में बोला, मैंने कहा ठीक है। 2 जगह हथियार दिए हैं, एक माखन भोग के पास और दूसरा वो गली में। ठीक है, हमारा प्लान ये था कि जो से होगी जैसे 26 तारीख को बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहले जो लाइन होगी उसमें क्या होगा, जैसे जो गन चलाएगा, जो सबसे पहले दिल्ली पुलिस इनको रोकने की कोशिश करेगी, जो गन चलाएगा सर, वो ये होगा कि पहले हम शूट करेंगे, पहले रोकने की कोशिश करेंगे। अगर ये बाय चांस नहीं रुकते तो इन पे शूट होने का ऑर्डर है। दूसरी चीज, अगर तब भी नहीं रुकते, इनके घुटनों में ऑर्डर है शूट करने का। तीसरी, जो पीछे से जो हमारी टीम होगी, राजधानी के 10 लड़के हैं, जो हमारी टीम होगी वो पीछे से शूट करेंगे। उनको, पुलिस वालों को ये लगेगा कि दिल्ली में किसान लोगों ने ये चलाए हैं। ठीक है, इसमें और चौथा प्लान, जो 26 तारीख को जो रैली होगी उसमें से आधी, जो 26 तारीख को होगी उसमें से आधी लोग घर के होंगे जो पुलिस की वर्दी में होंगे, इनको तितर बितर करने के लिए। और जो 24 तारीख से है, चार लोगों को कोई आराम से स्टेज पे जो 4 लोग होंगे, उनको शूट करने का प्रोग्राम वो है। 4 लोगों की फोटो दे दी गई है। और जो हमें सिखाता है वो प्रदीप सिंह है, राय थाने का एसएचओ है। वो राय थाने का कौन है? थाने का क्या है? हाँ जी, कौन है? प्रदीप थाने में है कोई रही? राय थाने में प्रदीप एसएचओ है। वो कभी हमने थाने के आगे देखा नहीं, और जब भी हमसे मिलने आता था वो सिर्फ यहाँ कवर लगा के आता था, वो मुंह पे कवर लगा के आता। उसका हमने उसका बैच देखा था। ठीक है सर। नेताओं की फोटो कौन थे? सर उनका नाम नहीं पता है हमारे को, उनके फोटोज हैं। जब इस नौजवान को किसानों ने पुलिस के सामने इसको पेश किया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, तो उसने अपना बयान बदल दिया। और ताज्जुब की बात यह है कि पुलिस वालों ने बाज़ाब्ता उसका बयान रिकॉर्ड किया और उस वीडियो को वायरल करवाया। ऐसे भरी थी यहाँ पे, ऐसे उन्होंने मुझे यहाँ पे मार भी रखा है, आंख पे भी है, उन्होंने मुझे थप्पड़ वप्पड़ भी मारे थे। फिर उन्होंने मुझे कहा अब तेरे को जैसे प्रेस में बोला, मैंने कहा ठीक है सर, मुझे जैसे बोलना मैं वैसे बोल दूंगा। मैंने उनको बोल दिया कि भाई ऐसी ऐसी बात थी, प्रदीप सिंह एसएचओ का 10 लड़के आने थे राजधानी से, और एक लड़का और आया था जो हरियाणा का है, उसने सारा पूछ के वहां पे डिटेल ली थी। फिर जब मैंने बोला तब मुझे पुलिस लेके यहाँ पे आ गई थी। इसमें कोई और लड़के शामिल हैं? नहीं सर, मेरे साथ कोई नहीं, मैंने सिर्फ झूठी कहानी बनाई थी। जो 4 लड़के हैं, एक लड़के को तो उन्होंने वो कह रहे थे कि हमने मार दिया, और जो दूसरा किसान तहरीक की तायद में आज भोपाल में कांग्रेस ने मुजाहरा किया। मध्य प्रदेश पीसीसी सदर कमलनाथ की सदारत में कांग्रेस कारकुन भोपाल के जवाहर चौक पर जुटे। उन्हें राजभवन तक मार्च निकालना था। रोशनपुरा के पास ही कांग्रेसियों को रोक लिया गया। पुलिस ने लाठियां और वाटर कैनन भी चलाई। साबिक वजीर आला दिग्विजय सिंह, उनके बेटे जयवर्धन समेत 106 कायदीन और कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। कमलनाथ ने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि पुरअमन मुजाहरा कर रहे हजारों किसान भाइयों और कांग्रेस कारकुनों पर शिवराज हुकूमत के इशारे पर बर्बर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और वाटर कैनन भी चलाई गई।
कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी अपने 3 रोजा दौरे पर तमिलनाडु के कोयम्बतूर पहुंच गए। इस दौरान उनका कांग्रेस कारकुनों ने पुरजोश इस्तकबाल किया। राहुल गांधी ने रोड शो के दौरान मौजूद लोगों से खिताब किया और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी को तमिलनाडु की सकाफत, जबान और लोगों का कोई एहतराम नहीं है। उनका ख्याल है कि तमिल की आवाम, जबान और सकाफत उनके नजरियात और सकाफत के जाबे होना चाहिए। इससे कबल राहुल गांधी ने एक ट्वीट के जरिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी को निशाना बनाया था। उन्होंने अपने ट्वीट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर मोदी हुकूमत के खिलाफ लड़ेंगे। ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि एक बार फिर तमिलनाडु में आकर मुझे बहुत खुशी हुई है। मुझे कॉन्गो बेल्ट के अपने तमिल भाइयों और बहनों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला। हम मिलकर तमिलनाडु की सकाफत को मोदी सरकार के हमले से बचाएंगे। तमिलनाडु पहुंचते ही राहुल गांधी का जबरदस्त इस्तकबाल किया गया और उनके रोड शो में हजारों अफराद मौजूद थे। The massive protest that is happening, whether it is the farmers' protest or it is protest in other parts of the country, is because there is an attempt to impose one idea, one ideology of this country. And there is an attempt to force this country to do what it does not want to do. There is a capture of the institutions and we are heading in a dictatorial direction. Instead of having conversations about how we are going to solve our problems, the government feels that they can impose ideas of the people of India. And even you find out that that is not possible. You can see that the farmers are not listening. You can see that the people of Tamil Nadu have questions about the way the Prime Minister is running this country. People in the Northeast have questions. People in different states are having questions about this centralization of power. And the only way forward is to go back to a democratic, open-minded conversation. If you talk to Indian people, you work with Indian people, you will never have any problems. You will always have harmony. If you try to force something on the Indian people, if you try to force something on the Tamil people, they will react. They will be progressive across the country. So it is a style of governance. Nothing will be achieved by forcing ideas onto the people of this country. And you can see, Prime Minister came, huge announcements. What has happened? What has happened to the economy? What has happened to the level of violence in the country? What has happened to the harmony in the country? What has happened to the number of jobs that were created? It has all been destroyed. And it will continue to be destroyed until the government in Delhi realizes that you can only talk to the people of India with respect and you can only talk to the people of India with kindness. The massive protest that is happening. ज़राई कानूनों के खिलाफ एहतजाज कर रहे किसानों की बात मरकजी हुकूमत भले ही नहीं मान रही है, लेकिन पुलिस को माननी पड़ी। किसान 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने पर अड़े थे। दिल्ली पुलिस उन्हें 5 दिन से इस बात के लिए मनाने की कोशिश कर रही थी कि दिल्ली के बाहर परेड निकालें, लेकिन पुलिस को झुकना पड़ा। हफ्ते को दोनों तरफ की बातचीत हुई, जिसमें पुलिस ने किसानों को दिल्ली में परेड निकालने की इजाज़त दे दी। किसान तहरीक से जुड़े स्वराज इंडिया के कायद योगेंद्र यादव ने कहा कि किसान 26 जनवरी को परेड निकालेंगे, बैरिकेड हटा दिए जाएंगे और हम दिल्ली में एंट्री करेंगे। पुलिस से बातचीत में ट्रैक्टर मार्च के रूट पर सहमति बन गई है। अभी इसकी मजीद तफसीलात आनी बाकी है। वेस्ट बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सियासी बवाल हो गया। यहां विक्टोरिया मेमोरियल में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की डायस पर ममता बनर्जी नाराज हो गई। दरअसल जब ममता बनर्जी खिताब करने पहुंची तो भीड़ में जय श्री राम के नारे सुनाई देने लगे। इसके बाद ममता भड़क गई और तकरीर किए बगैर ही लौट गई।
आरजेडी सरबराह लालू यादव को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती किया जाएगा। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू फिलहाल रांची के रिम्स में भर्ती हैं। जेल इंतजामिया के अहकाम पर रिम्स डायरेक्टर की तरफ से 8 रुकनी मेडिकल टीम तश्कील दी गई थी। इसी टीम ने लालू की सेहत की बुनियाद पर उन्हें बाहर भेजने का फैसला लिया। जुमे के रोज लालू यादव की अलग अलग जांच कराई गई थी। इसमें निमोनिया के अलावा सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। अंदेशा जताया जा रहा है कि उनके फेफड़ों में पानी भर गया है। लालू की तबीयत जुमेरात को अचानक बिगड़ गई थी। उन्हें निमोनिया के साथ सांस लेने में परेशानी हो रही थी। इसकी इत्तला मिलते ही पूरा खानदान रांची के रिम्स पहुंच गया। जुमे की शाम उनकी बीवी राबड़ी देवी और दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी ने करीब 6 घंटे तक लालू के साथ बिताए। बड़ी बेटी मीसा भारती कल सुबह से ही लालू यादव के साथ है। तेजस्वी ने कहा कि जब तक उनके वालिद की पूरी जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक वो रांची में ही रहेंगे। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि लालू प्रसाद यादव के चेहरे पर काफी सूजन है, वो पहले से काफी ज्यादा कमजोर हो गए। लालू का करीब 2.5 साल से रिम्स में इलाज चल रहा है। 29 अगस्त 2018 को उन्हें कार्डियोलॉजी बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया था। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी थमने का नाम नहीं ले रही है। सरकारी तेल कंपनियों ने हफ्ते के रोज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा किया। 26 पैसों के इजाफे के साथ हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 89 रुपये 15 पैसे 89 रुपीज 15 पैसा हो गई है। जनवरी में अब तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में 8 बार इजाफा किया जा चुका है। ऐसे ही 27 पैसे इजाफे के साथ हैदराबाद में आज डीजल की कीमत 82 रुपये 80 पैसे 82 रुपीज 80 पैसा पर लीटर हो गई है। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 9 करोड़ 88 लाख से ज्यादा हो गया। 7 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 21 लाख 18 हजार से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। इसी दौरान ब्रिटेन के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने मुल्क में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को ज्यादा खतरनाक बताया। उन्होंने अंदेशा जताया कि शायद मौतों का आंकड़ा बढ़ने की यही वजह है। कोविड-19 का नया वेरिएंट पिछले महीने सबसे पहले ब्रिटेन में ही पाया गया था। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी पार्लियामेंट के बाहर और अंदर 6 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप के हामियों के तशद्दुद के दौरान 6 पुलिस अफसर मुतासिर हुए। इसकी जानकारी कैपिटल हिल पुलिस ने दी। पुलिस के मुताबिक 6 जनवरी के बाद उस इलाके में 19 लोगों के कोरोना से मुतासिर होने की जानकारी मिली। इनमें से 6 पुलिस अफसर हैं। पुलिस के मुताबिक हंगामा करने वाले लोग मास्क नहीं पहने हुए थे। बहुत मुमकिन है कि इन्फेक्शन की एक बड़ी वजह यही रही हो। बता दें कि 4 एमपीज के मुतासिर होने की तस्दीक पहले ही की जा चुकी है। हिंदुस्तान में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। हालांकि कुछ रियासतों में हालात अब भी पूरी तरह काबू में नहीं आए हैं। 14 रियासतों में पॉजिटिविटी रेट नेशनल एवरेज 5.6% से काफी ज्यादा है। यानी मुल्क में हर रोज हो रही टेस्टिंग में 100 में से 5 या 6 लोग ही मुतासिर मिल रहे हैं। महाराष्ट्र और गोवा में मिल रहे नए मरीजों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। यहां पॉजिटिविटी रेट 12% से भी ज्यादा है। महाराष्ट्र में 100 में से 14 तो गोवा में 12 लोगों में इन्फेक्शन मिल रहा है। पॉजिटिविटी रेट के मामले में चंडीगढ़ तीसरे नंबर पर है। यहां 100 में से 10 लोग कोरोना से मुतासिर मिल रहे हैं। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों में 14,256 नए केसेस मिले। 17,130 मरीज ठीक हुए और 152 की मौत हो गई। मुल्क में अब तक 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा केसेस आ चुके हैं। इनमें से 1 करोड़ 3 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,53,184 मरीजों की मौत हो चुकी है। तेलंगाना में कोविड-19 के 221 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,93,056 हो गई है। रियासत में बहसते मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,588 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 2 अमवात हुई हैं। इसी दौरान 431 अफराद रुबे सेहत हुए हैं। इन नए मामलात में जीएचएमसी के हुदूद में 36 नए मामला सामने आए हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वैक्सीन को लेकर शुरुआती हिचक थी। कुछ जगह कोविन प्लेटफॉर्म की गड़बड़ियां भी थी, लेकिन अब कोरोना वैक्सीनेशन रफ्तार पकड़ रहा है। वैक्सीनेशन 16 जनवरी को शुरू हुआ और सिर्फ 6 दिन में 10 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने में कामयाबी हासिल की गई। यह दुनिया का सबसे तेज और सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कैंपेन है। वजारत सेहत के आंकड़ों के मुताबिक हफ्ते की सुबह तक हिंदुस्तान में करीब 14 लाख यानी 13,90,000 लोगों को वैक्सीन का पहला डोज दिया जा चुका है। हेल्थ केयर वर्कर्स और आवाम में कोरोना वायरस
वैक्सीन लगाने को लेकर हिचक को तोड़ने के लिए मरकजी हुकूमत ने मुहिम शुरू की है। इसका असर दिखने भी लगा है। इस मुहिम में सोशल मीडिया से वैक्सीन के खिलाफ आ रही जानकारियों को हटाना भी शामिल है। हिंदुस्तान में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूर दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन की इफेक्टिवनेस को लेकर भी अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इसका ही असर है कि शुरुआती दिनों में जहां 50% लोग वैक्सीन लगवा रहे थे, अब कुछ रियासतों में 80% तक सेंटर्स तक लोग पहुंच रहे हैं। हिंदुस्तान ने सिर्फ 6 दिन में 10 लाख वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार किया। इससे पहले अमेरिका में 10 लाख वैक्सीनेशन के लिए 10 दिन का वक्त लगा था। वहां 10 दिसंबर को वैक्सीनेशन शुरू हुआ था और 24 दिसंबर को 10 लाख वैक्सीनेशन पूरे हुए थे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर गुलाम नबी आजाद ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हफ्ते को पार्लियामेंट हाउस के मरकजी हॉल में उनकी तस्वीर पर गुलहाए अकीदत पेश किए। कई हालिया और साबिक अरकान पार्लियामेंट समेत लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी उत्पल कुमार सिंह और राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी देशमुख वर्मा ने भी आजाद हिंद फौज के बानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। नेताजी की आज 125वीं जयंती है। हिंदुस्तान और उस वक्त के सदर डॉक्टर एन संजीवा रेड्डी ने 23 जनवरी 1978 को पार्लियामेंट हाउस के मरकजी हॉल में नेताजी की तस्वीर की नकाब कुशाई की थी। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।